गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं और जैसा कि आपको मालूम हो चुका है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है और इसको कवर करने के लिए क्या क्या हमें किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जैसे युद्ध के लिए तैयारी की जाती है वैसे ही आपको इस युद्ध को जीतने की भी तैयारी करनी पड़ेगी और आपकी जो कमिटमेंट है और जो माइंडसेट है वो युद्ध को जीतने वाला होना चाहिए, क्योंकि टफ एग्ज़ाम है बट ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। सभी लोग करके आते हैं, बहुत सारे बच्चे हर साल निकलते हैं, ये तो आपको मालूम ही है। और आजकल तो बहुत कम उम्र में 23-24 साल के उम्र के बच्चे भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आते हैं। केवल ग्रेजुएशन के बाद ही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके एक सीनियर अधिकारी के रूप में वो सरकार में आते हैं। तो आपको भी ये कमिटमेंट करना है और बस अपने आप को इमोशनली ड्राइव करना है। आप बस इमोशन स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि मैं इस एग्ज़ाम को क्यों क्लियर करना चाहता हूँ, मैं क्यों एक एचएस अधिकारी बनना चाहता हूँ। अगर ये बात आपके माइंड में बहुत स्ट्रांगली बैठ चुकी है तो फिर मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति आपको रोक पाएगा या कोई और ताकत आपको रोक पाएगी एचएस अधिकारी बनने से। तो आइए चलते हैं कि किस प्रकार से एक कम समय में ये एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो एस्पिरेंट्स होते हैं कई तरह के प्रोसेसेस को अपनाते हैं, कई तरह के अपने अपने पैटर्न्स को अपनाते हैं। एक होता है सेल्फ स्टडी। जो बच्चा जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग होता है वो अपने घर में बैठ करके इस एग्ज़ाम के सिलेबस को स्टडी करता है, उसके बाद तैयारी करना शुरू कर देता है। और कुछ और बच्चे होते हैं जो इस एनवायरनमेंट में, घर के एनवायरनमेंट में स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो वो किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा कर के एडमिशन लेते हैं और फिर इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो दोनों तरीके ही बहुत अच्छे हैं, अपने अपने उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं। तो जो सेल्फ स्टडी है उसके मेरिट्स क्या हैं और डिमेरिट्स क्या है, थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ मैं। जो मेरिट्स हैं वो ये है कि बच्चा अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ रह करके, अपने एनवायरनमेंट में रह करके, घर का खाना खा करके अपनी हेल्थ को स्टेक पे ना लगाते हुए एक अच्छे माहौल में तैयारी कर सकता है। और वहाँ उसको जो अगर पेरेंट्स मोटिवेटिंग हैं तो उनको वहाँ उस बच्चे को वहाँ सपोर्ट भी मिलती रहेगी। एक मेंटल सपोर्ट इसमें बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपको बहुत सारा टाइम डिवोट करना पड़ता है और कई बार आदमी लो फील करता है और फिर कई बार ऐसा होता है कि छोड़ो यार ये नहीं करना, मुझे कुछ और कर लेता हूँ। तो अगर इस प्रकार की सपोर्ट हो पेरेंट्स से या जो और घर में मेंबर्स हैं उनसे, तो मैं समझता हूँ कि घर का एनवायरनमेंट जो है सेल्फ स्टडी के लिए ठीक रहता है। बट सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये होता है कि अगर व्यक्ति सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, खुद के ऊपर जो डिसिप्लिन है उसको इम्पोज करने वाला हो, तो मैं समझता हूँ कि सेल्फ स्टडी बेस्ट है। लेकिन कई बार हो नहीं पाता है। घर में आप कई बार लेज़ी हो जाते हो, कई बार आप ये सोच लेते हो कि नहीं आज नहीं, कोई बात नहीं, आज पढ़ाई नहीं हुई, कल कर लूँगा। तो वो ऐसे अगर होना स्टार्ट हो गया तो फिर समझ लो कि ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे लोग जो अपने आप को डिसिप्लिन के अधीन नहीं रख पाते, खुद को अनुशासित नहीं रख पाते, उनके लिए सेल्फ स्टडी करना बहुत मुश्किल है। दूसरा यहाँ पर सेल्फ स्टडी जब आप करते हैं तो घर पे रहते हैं तो कंसल्ट करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होता आपके पास कि अगर कोई डिस्कशन करनी है या कोई किसी से बात करनी है कि कोई सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई है आपको, या लगता है कि किसी किसी टॉपिक पे डिस्कशन होना ज़रूरी है, तो यहाँ आप घर पे नहीं कर पाएंगे। इस सेल्फ स्टडी का ये भी प्रॉब्लम है कि कई बार आप जो है ना अब किसी शादी में चले जाएंगे, कभी कोई बर्थडे हो रहा होता है वहाँ चले जाएंगे, कभी दिवाली मना रहे हो तो कभी कुछ और कर रहे हो, और कई बार आप नोट्स नहीं लिख पाते हैं, कई बार आप नोट्स नहीं लिख पाते हैं। चौथी जो सबसे बड़ी इसकी डिमेरिट है वो ये है कि क्या आते हैं, सतीश चंद्रा की बुक ले आए या लक्ष्मीकांत की बुक ले आए, इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, तो उसमें कौन से पार्ट पे फोकस करना है, कौन से रेलेवेंट पार्ट हैं जिससे मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता हूँ, कौन से एरिया फोकस करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, वो गाइडेंस आपको घर पे नहीं मिल पाती है। आपको स्वयं रिसर्च करनी पड़ती है और जो रेलेवेंट मटेरियल है उसमें रेलेवेंट चैप्टर्स हैं उनको ढूंढ करके उनके ऊपर नोट्स लिखने पड़ते हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि डिमेरिट है घर पे स्टडी करने की। लेकिन अगर फिर भी आप सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत अनुशासित हैं
और आपके मन में एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, स्ट्रॉन्ग विल है कि अब मुझे एचएएस अधिकारी बनना ही है और बनना ही है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो फिर आप ज़रूर इस तरह की जो सिस्टम है सेल्फ प्रिपरेशन का, आप कर सकते हो। सारे बच्चे अपने आप तैयारी करके, सेल्फ स्टडी के द्वारा तैयारी करके इस एग्ज़ाम को क्रैक करके आ रहे हैं। अच्छा स्कोर करके वो एज ऑफिसर, एचएएस ऑफिसर के रूप में इस सरकार में सेवाएं दे रहे हैं। तो जो कोचिंग वाला सिस्टम है वहाँ पर पैटर्न सेट होता है। आप ये डिमेरिट है कि आप घर से बाहर रहते हो, आपको हॉस्टल में या कहीं पीजी में रहना पड़ता है, वहाँ का खाना वाना कई बार सूट नहीं करता है, आपकी जो केयर पेरेंट्स कर पाते हैं वो नहीं हो पाती है, आपको सेल्फ केयर करनी पड़ती है वहाँ पर। जो कई बार फ्रेंड सर्कल होता है अच्छा नहीं होता है और कई बार आप कहीं गलत रास्ते में भी जा सकते हो क्योंकि घर से बाहर रहते हो। तो अगर आप ऐसे नहीं हैं तो फिर आप कोचिंग में जा सकते हो। कोचिंग में एक स्पेसिफिक टाइम में आपको क्लासरूम में जाना पड़ेगा। रोज़ आपको प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी आपके टीचर्स की, ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो पढ़ाई का होता है, सभी लोग पढ़ रहे होते हैं, सभी लोग जो हैं एक कमिटेड तरीके से अपने इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे होते हैं। तो जो एनवायरनमेंट है वो बहुत मैटर करता है। तो कोचिंग उस हिसाब से ठीक रहती है। तीसरी जो इसकी मेरिट होती है वो ये होती है कि आपके पास एक मटेरियल होता है, इंस्टीट्यूट ने खुद क्रिएट किया होता है और एक फोकस तरीके से उसी मटेरियल को आप स्टडी करते हैं। बड़ी बड़ी बुक्स नहीं स्टडी करनी पड़ती आपको क्योंकि उन लोगों ने बहुत सालों से ये काम कर रहे होते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स के ऊपर फोकस है और कहाँ से क्वेश्चन आने हैं, इतना मोटा मोटा उनको आइडिया रहता है। तो एक प्रोफेशनल गाइडेंस आपको मिलती है, एक अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिलता है और फिर आप एक सिस्टम में बंधे होते हैं। आपको क्लासरूम में जाना पड़ेगा, लाइब्रेरी में बैठना पड़ेगा, नोट्स लिखने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से ये बहुत फ़ायदे की बात होती है। तो आइए आगे चलते हैं कि किस प्रकार से हमें सेल्फ स्टडी की तरफ बढ़ना चाहिए। हाँ, सबसे पहले आपको क्या जानना होता है, आपको सिलेबस के बारे में सारी डिटेल में मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में। अब एक बार फिर से आपको एक ओवरऑल देखना है, पूरा सर्कल देखना है, पूरा सिस्टम देखना है, वॉच करना है। समझ लो कि आप दूर बैठ करके देख रहे हो। जैसे हम ऊपर प्लेन में उड़ते हैं ना, चॉपर में जाते हैं ऊपर, थोड़ा ऊपर जाते हैं तो नीचे दिखाई देता है कि कितना कितना कहाँ कहाँ नदी है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर घर है, कहाँ पर खेत है, वो दिख जाता है मोटा मोटा। नज़दीक से नहीं दिखता बट मोटा मोटा ओवरऑल जो व्यू होता है, ओवरव्यू, वो हम ले पाते। तो यहाँ पर ओवरव्यू लेना है, सिलेबस कितना वास्ट है और क्या क्या उसमें कवरेज है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, वो सारा आपको व्यू लेना है, जिसको हम कह सकते हैं बर्ड आई व्यू। बर्ड ऊपर बर्ड उड़ रहा होता है, वो दिखता है ऊपर, उसको सब कुछ दिखता है नीचे क्या क्या है। और फिर आपको इन 12 सब्जेक्ट के बारे में सोचना है कि क्या क्या सब्जेक्ट हैं और कैसे कैसे मुझे कवर करने हैं। तो जो एक बेसिक लेवल में इसमें आपसे बात करना चाहता हूँ, बेसिक लेवल के भी फेज़ 2 होते हैं, फेज़ 1 फेज़ 2। अब फेज़ 1 में क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए आप इंजीनियरिंग से आए हैं, आप एमबीबीएस करके डॉक्टर हैं, आप वेटनरी डॉक्टर हैं, या आप किसी और फील्ड से आए हुए हैं और आपको जो ये 12 सब्जेक्ट हैं वो पता नहीं है। आपको हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी के बारे में पता नहीं है, आपने नहीं पढ़ा है, आप इंजीनियरिंग से आए हुए हैं, बारे में जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो पढ़ने पड़ेंगे। तो इसके लिए जो 6 to 12 जो बुक्स होती हैं उनके ऊपर फोकस करना जरूरी है। जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, पॉलिटी की, इकोनॉमी की, जियोग्राफी की, ऐसे इकोनॉमी जो भी हैं, सारी बुक्स जो 12 सब्जेक्ट हैं उनको वो आपको पढ़नी पड़ेगी। 6 to 12 एनसीईआरटी की बुक्स जो है आपके बेसिक कंसेप्ट और फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है आपका जो फेज़ 2 होता है वो थोड़ा एडवांस लेवल होता है। इसमें आपकी प्रिपरेशंस आ जाती हैं, बट 2 महीने कम से कम आपको इस पर लगाने पड़ेंगे। 1 या 2 महीने में आपको पूरा कवर कर देना है ताकि आपको पता हो कि बेसिक है क्या चीज़ें। अब इकोनॉमी की बात करूँ तो इकोनॉमी है क्या, इंडिया में कैसी इकोनॉमी थी, कब कब कौन कौन से 5 ईयर प्लान में क्या क्या प्रायोरिटीज़ थी, वो सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है ताकि आप आगे एडवांस लेवल पे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस प्रकार से इसके फेज़ 2 हैं। आगे बात करता हूँ आइडेंटिफाइंग द फोकस एरिया इन एनसीईआरटी बुक्स। अब एनसीईआरटी बुक्स में भी आपको फोकस एरिया आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन कौन सा चीज़ पढ़नी चाहिए, कौन कौन सा कंसेप्ट मुझे पढ़ना है, कौन सा मुझे अवॉइड करना है ताकि टाइम बचे और मैं ज़्यादा ना उलझ जाऊँ। तो इसमें जो होता है, नो सिंपल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट इज नीडेड इन दिस एग्जामिनेशन, रादर वी नीड रेलिवेंट नॉलेज। क्योंकि हमें रेलिवेंट नॉलेज चाहिए होता है। हमें यहाँ पर
कोई बहुत बड़े मार्क्स लेकर के रिसर्च नहीं करनी है, पीएचडी नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर केवल और केवल एक ही फोकस है हमारा, इसके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है और एचएस अधिकारी बनना है, यही हमारा फोकस है। इसलिए हमें जैसे भी है, जो भी स्मार्टली हमने वो नॉलेज लेना है जो हमारे इस एग्ज़ाम के रेलेवेंट है, वही देखना है हमें, हर कहीं नहीं उलझना। उसके बाद जो है यू विल एंड अप विद वेस्टिंग योर टाइम। अगर आपने दोबारा रिसर्च स्टार्ट कर दी, अगर आपने फोकस नहीं किया, पूरी की पूरी बुक पढ़नी शुरू कर दी, तो फिर आप जो है कहीं ना कहीं आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा और फिर टाइम कवर नहीं हुआ तो फिर उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है। अब जो फाउंडेशन ऑफ प्रिपरेशन, जो फाउंडेशन है इस तैयारी की, एग्ज़ाम की तैयारी की, वो क्या है? फेज 2 में क्या आता है? वास्ट स्टडी टाइम इज कंज्यूम्ड एज यू नीड टू स्टडी ईच सब्जेक्ट इन कंप्लीट डिटेल्स। अब आपको हर सब्जेक्ट बहुत विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, वो बहुत एफिशिएंटली मैनेज करना पड़ता है। तो ये सारा करने के लिए फेज 2 में मैं समझ रहा हूँ कि 10 एक महीने बहुत होते हैं। 10 महीने में हम ये कवर करने की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपसे। बुक्स जो है आपको रेलेवेंट बुक्स लेनी है मार्केट से। ऐसे हर कुछ नहीं उठा के लाना, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे लोग गाइड करने वाले होंगे, कहेंगे ये वाली बुक भी अच्छी है, ये वाली बुक भी अच्छी है, और कई तो ऐसे बुक्स ही बांटते रहते हैं लोग जो कभी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। इसलिए इन बुक्स में उलझ करके नहीं रहना है, हमने केवल रेलेवेंट पार्ट को ही टच करना है, रेलेवेंट पार्ट को ही उठाना है। उसके बाद यू नीड टू गो स्मार्ट एंड स्टडी इन अ फोकस्ड मैनर। अगेन सेम थिंग कि हमें फोकस रहना है और एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करनी है। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के हैं, और बहुत स्टेट में भी कहीं कहीं उनकी ब्रांचेस खुली हुई हैं, जिन्होंने बड़ा स्पेशलाइज्ड मटेरियल तैयार किया हुआ है, और उन्होंने सारा वो पिछले 10-12 सालों के एग्ज़ाम के पैटर्न को, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनके पैटर्न को स्टडी करने के बाद मटेरियल तैयार किया हुआ है। तो अगर हम उस मटेरियल के ऊपर भी रिलाई करें तो मैं समझता हूँ कि हमें कोई इसमें बुराई नहीं है। हम एक फोकस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, हम फोकस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, और इसमें टाइम भी बचेगा, हमारा एफर्ट भी बचेगा। हमें बड़ी बड़ी बुक्स में निकाल रिसर्च करने के बाद जो है मटेरियल नहीं निकालना पड़ेगा, रेलेवेंट चैप्टर नहीं निकालने पड़ेंगे। इन बुक्स में ऑलरेडी इन लोगों ने दे रखे होते हैं, तो ये भी हम इन बुक्स के ऊपर भी रिलाई कर सकते हैं। एडिशनल हेल्प के लिए अगर आपको लगता है कि किसी कंसेप्ट के ऊपर मुझे डिटेल स्टडी करनी है, तो आप बुक्स को जरूर रेफर कर सकते हैं। डू नॉट रिकंस्ट्रक्ट द रोड को दोबारा कंस्ट्रक्ट मत करो। एक रोड बन चुका है तो उस पर चलते जाओ, क्योंकि आप टाइमली पहुंच जाओगे। रोड ऑलरेडी बन चुका है, उस पर जो लोग ऑलरेडी जा रहे हैं वो टाइमली पहुंच जाते हैं। अगर आप नया रास्ता खोदोगे, किसी और साइड से पहाड़ों को खोदते जाओगे, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा और आप फिर वहाँ नहीं पहुँच पाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तब तक आपका जो एक टाइम होता है वो निकल चुका होगा। इसलिए आपने जो प्रूवन प्रैक्टिसेस हैं, जो प्रूवन स्टडी मटेरियल है, उसके ऊपर रिलाई करना है, उसको अपना प्रिपरेशन का आधार बनाना है। इसके साथ साथ स्टडी के साथ साथ नोट्स भी अभी बनाने हैं। नोट्स बनाने के लिए अलग टाइम नहीं निकालना है, मतलब इसके साथ साथ जो स्टडी कर रहे हो आप, इंस्टीट्यूट द्वारा प्रिपेयर किए हो मटेरियल को स्टडी कर रहे हो, चाहे आप बुक्स को स्टडी कर रहे हो, कोई भी स्टडी कर रहे हो, साथ साथ आपके नोट्स भी बनते जाएंगे। नोट्स के लिए अलग टाइम नहीं देना है। अब जो फेज 3 होता है, दैट इज एडवांस लेवल। फेज 3, इस एग्जाम की प्रिपरेशन का फेज 3, दैट इज लिटिल बिट एडवांस लेवल, वेयर यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द टेस्ट सीरीज। जहाँ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, यू विल ज्वाइन द टेस्ट सीरीज एंड देन मॉक टेस्ट ऑल्सो, एंड यू विल ऑल्सो स्टार्ट द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो ये एडवांस लेवल है। यहाँ इस लेवल पर आकर के आपको फिर सम अप करना है। ओवरऑल आपने पढ़ाई कर ली है, पूरी बुक्स पढ़ ली हैं, डिटेल्ड में आपने नोट्स लिख लिए हुए हैं। आप इस लेवल पे आकर के प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे और मॉक टेस्ट देन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को ज्वाइन कर सकते हो, को इसको कर सकते हो। आपका वो लेवल आ चुका है। ये जो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस होती है, मॉक टेस्ट होते हैं, और जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, ये करने के बाद आप अपने आप को इवेलुएट कर पाएंगे कि मैं कितने पानी में हूँ, मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ, मैं कितना ठीक से लिख पा रहा हूँ, मेरी राइटिंग स्पीड में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, मेरी ग्रैस्पिंग स्पीड में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, और मैं किस दिशा में बढ़ रहा हूँ, और मुझे कितना ज्ञान हासिल हो चुका है, क्या मैं इस एग्ज़ाम में बैठने के काबिल हो गया हूँ। तो ये सेल्फ इवेल्यूशन जो होती है, इस लेवल पे आप करने में समर्थ हो जाता है। ये बता दूं कि टाइम फ्रेम में कैसे हम इस सारे सिलेबस को, सारे डिस्कशन को बांधो।
ताकि एक टाइम के हिसाब से हम आगे ऑपरेट कर पाएँ, प्रिपरेशन की तरफ बढ़ें। मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को 1 साल के अंदर करने का जो एक मॉडल है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो 1 साल 12 महीने उसमें कैसे हम इसकी प्रिपरेशन को पूरा कर सकते हैं और कैसे हम एग्ज़ाम तक पहुँचते-पहुँचते अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, वो सारी बात मैं आपसे करने वाला हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 9 मंथ्स इंटेंसिव स्टडी आपको करनी पड़ेगी, स्टडी फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस। इसमें सारी बुक्स जिसमें 12 सब्जेक्ट कवर होंगे और नोट्स राइटिंग भी आपकी इसी में हो जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ 9 मंथ में ये सारा कुछ हो जाना चाहिए। फुल कवरेज, कंप्लीट सब्जेक्ट एंड नोट्स, ये आपका सारा इस 9 महीने में हो जाना चाहिए। 9 महीने सफिशिएंट होते हैं इस काम को करने के लिए। आगे मैं फर्दर इसको ब्रेकअप करूँगा। उसके बाद जो है 1.5 महीना जो है सीरीज रिवीजन के लिए बहुत बहुत है। 9 महीने आपने इंटेंसिव स्टडी कर ली, पूरा कंप्लीट नोट्स राइटिंग, स्टडी एंड एवरीथिंग यू हैव कंप्लीटेड। नाउ 1.5 मंथ इज सफिशिएंट फॉर सीरीज रिवीजन। आपने रिवाइज करना है जो भी आपने पढ़ा है। उसके बाद 1 महीना आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है प्रैक्टिस के लिए और मॉक टेस्ट भी ज्वाइन करने हैं। 15 डेज सेल्फ री इवेल्युएशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के ऊपर आपने काम करना है। अगेन आपने आप चेक करना है बार बार कि मैं कहाँ पहुँचा, कितना हो गया है, क्या मैं उस लेवल तक पहुँच गया हूँ, क्या मैं जो MCQs हैं प्री के पिछले साल के या उससे पिछले साल के 4-5 साल के, क्या मैं उसका जवाब देने में समर्थ हो गया हूँ, कैपेबल हो गया हूँ कि नहीं हुआ हूँ। ये सारी सेल्फ इवेल्युएशन जो होती है इस लेवल पे होनी होती है। अब जो टाइम टेबल है वो मैं आपको बताता हूँ। डेली बेसिस का ये टाइम टेबल है। तो जनरल स्टडीज़ को कम से कम 4 घंटे आपने दिन में पढ़ना है। बेसिक प्लस एडवांस दोनों मिला करके मैं बात कर रहा हूँ। 4 घंटे जनरल स्टडीज़ में बता दिया आपको कि 12 सब्जेक्ट के आसपास इसमें होंगे, जिसमें हिमाचल जीके भी होगा। हिमाचल जीके को आपने कम से कम 2 घंटे देने डेली। और उसमें बुक्स पढ़नी है, नोट्स लिखने हैं, MCQ भी करने हैं और राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। उसके बाद जो करंट अफेयर्स हैं उसमें कम से कम 1 घंटा डेली आपको देना है और न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, मेकिंग नोट्स ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ये इसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद जो रिवीजन ऑफ होल डे, जस्ट रन थ्रू, एक बार फिर उसको रिवाइज करना है आपको, तो 1 घंटा काफ़ी है दिन में। उसके बाद जो लेजर रीडिंग है होती है, कई बार ऐसा होता है कि यार कोई चीज़ छूट गई है, कोई चीज़ थोड़ा सा और फोकस करने की जरूरत है, मस्ती से अपने हिसाब से, विदाउट बाइंडिंग योर सेल्फ इन टाइम फ्रेम, वो वाला 1 घंटा बहुत है। लेजर रीडिंग मैंने इसको लिखा हुआ है। रेंडमली आपने बुक्स चेक करनी है, नोट्स चेक करने हैं कि कहाँ पर कोई कमी रह गई है, तो वो भी कर लेना है। देन ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर भी आपने शुरू से ही 1 घंटा देना शुरू करना है। जो सब्जेक्ट तो आपको पता होगा कौन सा मैंने ऑप्ट करना है, तो इसलिए उसको आपने शुरू से 1 घंटा देना प्रारंभ करना है और इसको एंड तक ले जाना है, ताकि मेंस तक जा जाते आपको ये सब्जेक्ट भी अपने आप साथ साथ तैयार हो जाए। अब मैं जो आपका डेली का शेड्यूल है वो बना करके यहाँ दे रहा हूँ, जिसमें मैंने कहा है, जो मैं अपने आप भी करता हूँ, 5 बजे वो आपने उठना है, फ्रेश अप होना है, बेड छोड़ देना है आपने अलार्म के पहले रिंग पे। ये नहीं कि थोड़ा सो लेता हूँ, कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा है, बस 2 मिनट 5 मिनट, ऐसा नहीं करना प्लीज़। आपको, क्योंकि आप कमिटेड हो, एक अधिकारी बनने जा रहे हो और आपके कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। अगर अधिकारी बन जाओगे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे आएगी, तो उस हिसाब से आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है खुद को। 5 बजे आपको एग्जैक्टली बेड छोड़ देना है। उसके बाद 5 से 6 के बीच में आपने पानी पीना है। पानी खूब पीजिए ताकि आपका पेट साफ रहे और कोई डाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो। तो वो करते हुए आपने एक्सरसाइज भी करनी है, बिकॉज एक्टिविटी, बॉडी एक्टिव नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। बॉडी एक्टिव नहीं होगी तो ब्रेन एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि बॉडी में रक्त का संचार नहीं होगा। रक्त का संचार नहीं होगा तो ऑक्सीजन का संचार नहीं होगा, प्राण का संचार नहीं होगा। जो ऑक्सीजन होती है दैट इज प्राण, तो उसका संचार नहीं होगा, तो आपके जो सेल्स होते हैं एक्टिव नहीं होंगे बॉडी के। तो फिर क्या होगा कि आप अलर्ट नहीं होंगे, इतने ब्रेन के ऊपर आपका इतना अवेयरनेस और वो कॉन्शियस लेवल नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए आपको एक्सरसाइज करनी है, योगासन भी करने हैं, प्राणायाम बहुत ज़रूरी है, ये मस्ट है। चाहे आप भ्रामरी ही कर लो, चाहे आप अनुलोम विलोम ही कर लो, बट आपको इस बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा जो वायु है उसका संचार करना जरूरी है। देन 6 से 8 आपको जनरल स्टडीज़ पढ़नी है, 12 सब्जेक्ट जिसमें शामिल हैं।
6 से 8 2 घंटे। मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर दूँ आपको कि एवरी 50 मिनट्स के बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना है ताकि खुद को रिचार्ज कर पाओ आप। 50 मिनट काफ़ी होते हैं जिसमें व्यक्ति जो ग्रैस्प करता है और 50 मिनट के बाद जो है वो माइंड पैसिव हो जाता है, वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव नहीं करता है। इसलिए उसको रिचार्ज करने के लिए आपको 10 मिनट्स देने हैं, 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है। तो उसके बाद 8 से 9 करंट अफेयर्स, नो न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स। 9 से 10 आपको ब्रेकफास्ट लेना है, लाइट ब्रेकफास्ट लेना है। नो ऑयली, परांठा, छोले भटूरे एक्सेट्रा। हेल्दी लाइट फूड लेना है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अगर आप परांठे खा लोगे, उसमें बटर डाल दोगे, वो परांठा पहले तला हुआ है, ठीक है, और ऊपर से बटर डाल दिया आपने, अमूल का बटर जो पता नहीं आजकल किस तरह से आता है, क्या आता है वो, तो उसको देख लिया तो आपका हैवीनेस हो जाएगी और माइंड जो है फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के मूड में हो जाएगा, तो काम नहीं कर पाओगे। इसलिए लाइट फूड लीजिए और बहुत मतलब कम, रिक्वायरमेंट से भी थोड़ा सा कम लेना है। तो उसके बाद 10 से 12 आपको क्या करना है, हिमाचल जीके पढ़ना है। सिस्टमेटिक अप्रोच बी अडॉप्टेड टू कंप्लीट द सिलेबस। उसके बाद 12 से 1:30 बजे तक जो है आपको जनरल स्टडीज़ पढ़नी है। अगेन वही 50 मिनट्स के बाद 10 मिनट्स ब्रेक। उसके बाद 1:30 टू 3 PM लंच एंड रेस्ट फॉर एन आवर। आपने आधा घंटा लंच कर लिया 1:30 बजे, और 2 से 3 आप करना जरूरी होता है, रेस्ट करना जरूरी होता है। उसके बाद 3 से 4 तक आपने MCQ टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करना है। मैंने उस हिसाब से बनाया हुआ है ताकि एक सीक्वेंस में आपका सब कुछ कवर भी हो जाए, सिलेबस भी कवर हो जाए, रिवाइज भी हो जाए, और आपकी बॉडी भी रिचार्ज होती रहे और आपकी हेल्थ भी ठीक चलती रहे, ठीक बनी रहे। उसके बाद 4 से 5 आपको ब्रेक लेना है। इस 1 घंटे में आप जो मस्ती करना चाहते हो करो, जो भी करना चाहते हो। इसमें डांस करो, आप गाना गाओ, कोई अगर इंस्ट्रूमेंट बजाते हो तो वो बजाओ, या कहीं बाहर निकल जाओ, लेकिन गर्मियों में नहीं निकलना बाहर आपको। बट जो भी मौसम के हिसाब से आपको देखना है कि आप क्या कर सकते हो। लेजर टाइम है आपका, ये जो कुछ भी करना चाहते हो कीजिए। 5 से 6 आपको ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे राइटिंग जब आप मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो उसमें ही क्लब हो जाता है, कवर हो जाता है। बट अगेन आप कैन यू कैन कंसल्ट द प्रीवियस ऐसे पेपर्स, तो उसको देख करके आपको प्रैक्टिस करनी है, और अपने आप भी टॉपिक तैयार करने हैं माइंड से कि कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं, किसी सब्जेक्ट के ऊपर क्या 4-5 तरह के टॉपिक बन सकते हैं, और क्या आप उसको लिखने में सक्षम हो, क्या आपके पास रेलेवेंट डाटा है, क्या आपके पास रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो लेटेस्ट है वो है। तो उस हिसाब से आपको इस यहाँ माइंड अप्लाई करना है और ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद अगेन 6 से 7 जो है आपको हिमाचल जीके नोट्स टेस्ट सीरीज करनी है। 7 से 8 आपका डिनर होना है। मस्ट टेक डिनर अर्ली। वेजीज मतलब वेजिटेबल या लाइट फूड आपको लेना है, आपको बहुत हैवी फूड नहीं लेना है। और शाम को तो जहाँ पर आप 4 चपाती आपकी बॉडी डिमांड करती है, आपको 3 या 2.5 ही लेनी है। ऐसी नहीं लेने की आपको फिर एकदम नींद आ जाए और सुबह उठना मुश्किल हो जाए, इसलिए आपको बॉडी को एकदम एक्टिव रखना है। 8 से 9 आपको जनरल स्टडीज़ पढ़नी है। 9 से 10 आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करनी है एंड फिलिंग द गैप इफ एनी। अगर आपको लगता है कि टाइम के कंस्टेंट की वजह से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया है दिन के सारे शेड्यूल में, तो आपको 8 से 9 बजे के बीच, 9 से 10 बजे के बीच में वो भी पढ़ना है। उसके बाद 10 से 10:30 तक आपको माइंड में रिवाइज करना है। लेट भी गए हो आप, मान लो, या बैठे बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं रूम में, तो आपको रिवाइज करना है माइंड में कि कितना मैंने पढ़ा और क्या क्या पढ़ा मैंने, और क्या आनंद आया उसमें, आपने क्या नई इन्फॉर्मेशन गेन की, क्या नया नॉलेज आपने गेन किया। वो सारी चीज़ें जब आप रिवाइज करोगे एक पॉजिटिविटी आएगी। इस टाइम पॉजिटिव फील करना बहुत ज़रूरी होता है। सोने से पहले यू मस्ट फील पॉजिटिव सो दैट यू ऑलवेज सो दैट यू कुड कीप योर सेल्फ एनर्जाइज्ड फॉर द नेक्स्ट डे। तो ये देखना है आपने। यहाँ अफर्मेशन भी आपको करनी है, बड़ा रोल होता है हमारे सक्सेस में, तो अफर्मेशन को भी हम इसमें शामिल करेंगे और विजुअलाइजेशन को भी शामिल करेंगे। तो ये जो है ये पूरे आपका दिन का एक टाइम टेबल बन गया है, और इसमें पूरा इवनली डिवाइड कर दिया है मैंने। आपका सिलेबस भी कवर हो गया है, सारी बुक्स भी कवर हो गई हैं। अगर इस पैटर्न पे आप स्टडी करते हो तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई HAS में क्वालिफाई करने से रोक पाएगा। तो 10:30 से फिर आगे आपको 5 बजे तक सो जाना है। स्लीप ऐसी लेनी है, पहले जो ये अफर्मेशन करनी है, उसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण करना है, और कौन सी मुद्रा
आपको 5-7 मिनट प्रैक्टिस करनी है, वो मैं बताऊंगा आने वाले वीडियो में। तो ये सारा जो है आपका सिलेबस कवर हो जाता है और मैं समझता हूँ कि एक बेस्ट पैकेज है आपके सिलेबस का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर and prepare for HS examination, because you're going to crack this examination this time and you're going to become a bright new officer. Thank you so much. Jai Hind.